नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे इस सप्ताह की टॉप हेडलाइंस। किसानों के लिए बड़ी खबर, कृषि उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 21 नए युवक। मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, बनाई जाएगी 2 लाख सहकारिता समिति। भाजपा किसान मोर्चा 24 फरवरी को किसान सम्मेलन करेगा आयोजित, सरकारी योजना के लाभ के बारे में देंगे जानकारी। ओडिशा में 21 फरवरी को आयोजित होगा दूसरा उत्कल कृषि मेला। मेट्रो में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। सीएम सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, पशुपालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए की दर से भैंस का दूध खरीदने की सरकार। एसबीआई ने होम कार और पर्सनल लोन ईएमआई में किया इजाफा। किसानों को ऋण में राहत के लिए आयोग बनाएगी गहलोत सरकार। पैक्स और डेयरी को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, बेटियों को कृषि की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही है 40,000 रुपए। पंजाब के किसानों की अब बढ़ जाएगी इनकम, सीएम मान ने बताए आय दोगुनी करने के तरीके। हरियाणा के सीएम ने 76 लाख उपभोक्ताओं को दी राहत, नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल का 5वां दिन आज, 28 फरवरी तक चलेगा फेस्टिवल। भोपाल एम्स की बड़ी घोषणा, मरीजों को मिलेगा बाजरा युक्त पौष्टिक भोजन। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ा पारा, किसानों को हो सकता है नुकसान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार कृषि उड़ान योजना से देश के 21 और हवाई अड्डों को जोड़ना चाहती है, ताकि जल्दी खराब होने वाले कृषि, बागवानी और मत्स्य उत्पादों का तेज रफ्तार हवाई परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। खबरों के मुताबिक सिंधिया भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि उप प्रमुखों का इंदौर में जारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल कृषि उड़ान योजना से देश के कम 21 हवाई अड्डे जुड़े हैं। मैं इस योजना से 21 और हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि कृषि, बागवानी और मछली पालन क्षेत्र के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के तेज रफ्तार परिवहन के लिए शुरू की गई है और काफी कामयाबी हुई है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी, साख समिति, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके लिए 3800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि इससे राज्य के सीमांतवर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराई जा सकेगी, जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल 24 फरवरी को पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 24 फरवरी से अपनी जमीनी गतिविधियां शुरू करेगा, जिस दिन मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 4 साल पूरे होंगे। खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 24 फरवरी को देश भर के किसानों तक पहुंचने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। किसान सम्मेलन के दौरान किसान मोर्चा के सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों से किसानों को अवगत भी कराएंगे।
ओडिशा में सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट 21 फरवरी और 22 फरवरी 2023 को कृषि जागरण दूसरा उत्कल कृषि मेला 2023 का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट परलेखमुंडी गजपति ओडिशा में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। संभावित उपभोक्ताओं और किसानों के लिए सेवाएं, योजनाएं और नवीनतम तकनीकें शामिल होंगी। जानकारी के अनुसार ओडिशा के इस मेले में किसानों, कृषि उत्पादकों, कृषि उद्यमियों, वितरकों, डीलरों, खेत मालिकों, कृषि उत्पाद वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं को इस मंच में काफी भागीदारी देखने की मिलने की उम्मीदें काफी जताई जा रही है। कोलकाता मेट्रो में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए कोलकाता मेट्रो ने अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर कोलकाता मेट्रो रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। इसके लिए सरकार योजना बना रही है। साथ ही 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने को लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पशुपालन है और प्रदेश सरकार पशुपालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए की दर से भैंस का दूध खरीदेगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के किसानों को प्रतिमाह 24 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी होगी। इससे न केवल किसान पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदने पर विचार कर रही है। इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और लोग प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। SBI ने MCLR, EBLR जैसे लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। यह इजाफा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बाद किया गया है। वास्तव में RBI ने रेपो रेट में फिर से इजाफा कर 6.50% कर दिया है। SBI ने अपने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। नए लेंडिंग रेट 15 फरवरी 2023 से प्रभावी हो गए हैं। SBI की वेबसाइट के अनुसार 1 महीने और 3 महीने के लिए MCLR को 8% से बढ़ाकर 8.10% कर दिया गया है। 6 महीने और 1 साल के लिए MCLR क्रमशः 8.40% से 8.50% कर दिया गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के कृषकों और ऋण भार से राहत देने के लिए नए कानून के जरिए आयोग गठित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023 और 24 में की गई घोषणा के क्रम में सहकारिता विभाग जल्द ही राजस्थान ऋण राहत अधिनियम का मसौदा तैयार कर पेश करेगा। मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कानून का प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुहा के अनुसार लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थितिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में स्थायी समाधान के लिए ऋण भार में राहत देने के लिए तथा किसानों को जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत कानून लागू करेगी। इस कानून के माध्यम से प्रदेश में ऋण राहत आयोग गठित होगा। देश में सहकारिता आंदोलन को एक और बार फिर से गति मिलने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इस बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी है। फिलहाल देश भर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय है। ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियां गठन करना चाहती है। अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान सरकार द्वारा छात्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की बेटियों को कृषि क्षेत्र की पढ़ाई के लिए अधिकतम 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, जिसमें हर राज्य की सरकार के सामने आकर बालिका कल्याण के लिए अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में हाल ही में राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए अपने बजट सत्र 2023 के दौरान छात्र प्रोत्साहन योजना की राशि में इजाफा किया है। इस योजना के तहत कृषि में रुचि रखने वाली बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए अधिकतम 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी आय दोगुनी करने के लिए किसानों को भी कृषि सेक्टर में नए नए प्रयोग करने होंगे। दरअसल सीएम मान ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित सरकार किसान मिलने की अध्यक्षता के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कृषि संकट से किसानों को उबारने की तत्काल आवश्यकता है। बढ़ती लागत और घटते रिटर्न के कारण कृषि अब एक लाभदायक उद्यम नहीं है। हरियाणा के 76 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। पहले से चली आ रही दरें ही इस साल भी लागू रहेगी। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने टैरिफ जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कृषि उपभोक्ताओं को भी पहले की तरह ही सब्सिडी जारी रहेगी। किसानों के लिए बिजली की दरें 10 पैसे प्रति यूनिट ही रहेगी। बिजली की दरों में कटौती और बढ़ोतरी करने की अधिकतर एचआरसी के पास ही है। सरकार का एएचआरसी पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बिजली कंपनियों की ओर से रेट बढ़ाने को लेकर आयोग के सामने दावा प्रस्तुत किया जाता है। बताते हैं कि इस बार सरकार ने इस तरह का कोई दावा नहीं रखा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इस मामले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होने देना चाहती है। दरअसल नई दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 300 यूनिट तक बिजली माफ कर चुकी है। भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिनमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में लगी हुई है। जहां रविवार से तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हुए G20 फूड फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया है। वही 14 फरवरी से 28 फरवरी तक ट्यूलिप फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्यूलिप फेस्टिवल का आज 5वां दिन है, जिसमें लोग रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों की खूबसूरती निहारते हुए विभिन्न देशों के खास व्यंजनों का भी लुत्फ ले सकेंगे। फेस्टिवल के दौरान शांति पथ के अस्पताल फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। फूड फेस्टिवल में आने वाले लोग उन देशों के अलग अलग फूड का स्वाद चख सकेंगे। वही इस साल सितंबर महीने में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले G20 कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल एम्स ने बड़ी घोषणा की है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाले आहार में बाजरे को शामिल किया जाएगा। अस्पताल का ये कदम मरीजों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मदद करेगा। बाजरा पोषक तत्व से भरपूर अनाज है, जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहार फाइबर में उच्च होता है। इसके सेवन से हार्ट अटैक, डायबिटीज और मोटापे का जोखिम कम होता है। इसके अलावा बाजरा ग्लूटेन फ्री भी होता है, जो मरीजों के सेवन के लिए लाभदायक माना जाता है। बता दें कि एम्स भोपाल में अपने मरीजों को आहार के रूप में बाजरा प्रदान करने का पहला राज्य है जिसने ये फैसला लिया है। संस्थान ने बाजरा की खरीद के लिए स्थानीय किसानों के साथ सहयोग किया है और एम्स भोपाल के आहार विभाग ने भी बाजरे के उपयोग से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव रखा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में तापमान के साथ प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। फरवरी में तापमान में बढ़ोतरी से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। फरवरी माह में ही गर्मी के हालात पैदा हो चुके हैं। हालांकि सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन के वक्त अब मार्च की गर्मी पड़ने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण वक्त पर बारिश नहीं होना है। तो वही भारत मौसम विभाग ने बताया है कि पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
जो कि दिल्ली वासियों के लिए खतरे की बात है। तो वही पारे के साथ साथ प्रदूषण में भी भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है। वहीं उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।